नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सनका एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट टॉक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स इनकम अंडर जीएसटी। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सारे टर्म्स आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुन के रखे होंगे। हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या आपके आस पड़ोस के लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। There are multiple companies of direct selling and network marketing in India. तो किसी न किसी से हो सकता है कोई ना कोई जुड़ा हुआ हो। So you might be knowing about what is direct selling, what is network marketing. तो आज की वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ खास डिस्कशन नहीं करने वाले, बट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है, जो नेटवर्क मार्केटर्स है, वो लोग जो कमीशन अर्न कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, उस कमीशन पे उनका क्या इनकम का व्हाट इज द impact of GST, whether they are liable to pay GST, liable to charge and pay GST, or whether their commission does not come under the ambit of GST. So friends, before I begin this discussion, just one disclaimer that the entire discussion is based on my personal views. Nothing is to be treated as a professional advice. Please take due consultation from your professional consultant before relying on any of the things discussed in this video. So guys, start करते हैं. I would just share one PPT with you all. So friends, GST on direct sellers, network marketers, multi-level marketers. So friends, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी. सो मोडस ऑपरेंडी सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वे में ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बट जो एक कॉमन ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर है, बेसिकली कॉमन स्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का यही होता है, जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स तक यानी कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए कंपनी किसी भी होलसेलर, रिटेलर या उस तरीके की सप्लाई चेन का यूज ना करते हुए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाइक रिक्रूट करती है नेटवर्क मार्केटिंग चैनल के थ्रू, एंड उस नेटवर्क के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एंड यूजर्स तक पहुंचाती है. So there are multiple companies, you might be knowing about those. So अब जैसे कि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं, तो कंपनी के पास से जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, द डिस्ट्रीब्यूटर वन ने अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो कंपनी से लेगा. जैसे ही वो कंपनी से प्रोडक्ट लेगा, ही बिकम्स द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी. नाउ उसने जब प्रोडक्ट लिया तो ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो उन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करके ही बिकम्स द डिस्ट्रीब्यूटर. वंस ही इज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, ही प्रमोट्स द बिजनेस. कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो दूसरों तक भी प्रमोट करता है, दूसरे पर्सन्स तक, दूसरे कंज्यूमर्स तक. तो सपोज इसने कस्टमर 2 को प्रमोट किया एंड कस्टमर 2 ने फिर वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 1 के थ्रू कंपनी का प्रोडक्ट लिया. सिमिलरली कस्टमर 3 ने भी लिया, तो कस्टमर 2 और कस्टमर 3 देन बिकम्स द डिस्ट्रीब्यूटर 2 एंड डिस्ट्रीब्यूटर 3, एंड सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. ये नेटवर्क ग्रो होते जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का चैनल ग्रो होते जाता है. बट इसमें एक खास बात ये है कि जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी खुद अपने पास से ही प्रोडक्ट देती है. डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट द distributors do not hold stock of any goods of the company, neither they issue invoice in their own name. They are just like the distributors who promote the business, so they are like the agents. तो उन्होंने प्रोडक्ट्स का, जैसे अब डिस्ट्रीब्यूटर 1 को प्रोडक्ट लेना है तो उसको कंपनी ने प्रोवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूटर 2 को लेना है, इवन दो वो डिस्ट्रीब्यूटर 1 के थ्रू लेगा, बट प्रोडक्ट उसको डिलीवर कंपनी ही करवाएगी, उसको इनवॉइस भी कंपनी अपने नेम पे देगी, एंड जितने भी लोग प्रोडक्ट्स लेंगे सब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू लेंगे, बट वो लेंगे अल्टीमेटली कंपनी से. तो इस स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलर्स आर लाइक distributor for the company. They do not hold any stock of goods, neither they sell company's product in their own name. Invoices भी कंपनी इशू करती है, प्रोडक्ट सेल भी कंपनी ही करती है. डिस्ट्रीब्यूटर्स जस्ट प्रमोट करते हैं एंड दे अर्न द कमीशन ऑन दैट बेसिस. अब कमीशन का मॉडल सब कंपनीज का अलग अलग पे आउट मॉडल्स हो सकता है. तो कुछ कंपनीज में ऐसे भी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि जो कॉमन मॉडल्स है कि अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर 1 के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर 2 एंड डिस्ट्रीब्यूटर 3 ने प्रोडक्ट्स लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर 2 और डिस्ट्रीब्यूटर 3 को जो प्रोडक्ट्स गए, उसके उस बिजनेस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर 1 ने कंपनी को बिजनेस ला के दिया, उसके बेसिस में उसको कंपनी कमीशन देगी. नाउ डिस्ट्रीब्यूटर 2 और 3 भी जब आगे बिजनेस करेंगे, तो
जैसे डिस्ट्रीब्यूटर 2 ने 4 और 5 को प्रोडक्ट प्रमोट किया, तो डिस्ट्रीब्यूटर 4 और 5 के जो 5 ने जो परचेज किया उसकी कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर 2 को तो मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर 1 को भी मिलेगी। तो इस तरीके से कंपनी के कुछ पे आउट मॉडल्स होते हैं एंड डिफरेंट अदर कमीशंस और अलग अलग नेम से कंपनी इनको मतलब पेमेंट्स करती है। कुछ कंपनीज कमीशन बोलती है, कुछ बोनस बोलती है, एंड दे आर डिफरेंट नेम्स, बट अल्टीमेटली व्हाट दे डू इज कि आप हमें बिजनेस करके दे रहे हो तो वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कमीशन। कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट लेता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट या किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड डिस्ट्रीब्यूटर जब फर्दर प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट प्रमोट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड होते जाते हैं इस बिजनेस में, तो उस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको अर्निंग्स का दे बिकम्स एलिजिबल टू अर्न कमीशन। एंड सिमिलरली अब इसमें बिजनेस मॉडल जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग हो सकता है। तो जो बेसिक यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अर्निंग कमीशन फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस। अब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे कंपनी को क्या कर रहा है कि भाई मैं आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ एंड कंपनी उसको क्या दे रही है, कमीशन दे रही है अगर बिजनेस सक्सेसफुली प्रमोट हो गया। सिर्फ प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि आप ले लो एंड कंपनी उसको कमीशन दे देगी, ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे उस डील को क्लोज कर रहा है तो जाके कंपनी उसको कमीशन दे रही है। अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग तरीके से सिस्टम चलता है। अब ये तो बेसिक्स मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बताया। नाउ बात आती है कि जीएसटी लगने के लिए क्या बेसिक्स हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर मैं आपको कहूं कि कोई प्रोडक्ट की सेल के बारे में मैं आपको बताऊं, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन समझते हैं। मैंने आपको प्रोडक्ट सेल किया, आपसे मैंने पैसे लिए, तो इट्स अ सेल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे जीएसटी लगता है। तो सिमिलरली अब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में अगर हम लोग को जीएसटी को देखना है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम लोग को कुछ फंडामेंटल टेस्ट जीएसटी के चेक करने हैं। जीएसटी में कोई भी ट्रांजेक्शन को जीएसटी में कवर करने के लिए फंडामेंटल जो दो टेस्ट है वो पास होनी चाहिए। द ट्रांजेक्शन शुड इन्वॉल्व गुड्स और सर्विसेज, एलिमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। द ट्रांजेक्शन शुड क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब गुड्स या सर्विस क्या है ये हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, सप्लाई क्या है ये हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अगले स्लाइड में। तो गुड्स की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than the money and securities but includes actionable claim growing crop, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Now हम लोग यहाँ पे बात उस प्रोडक्ट की नहीं कर रहे जो कंपनी सेल कर रही है, हम लोग बात कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटर्स कंपनी से पैसे कमीशन ले रहे हैं, उस कमीशन पे जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। जो नेटवर्क मार्केटर्स है आर दे ट्रीटेड एज सप्लायर अंडर जीएसटी, हम लोग उसका टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो जो नेटवर्क मार्केटर्स है क्या वो कंपनी को कोई गुड्स दे रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, दे आर नॉट गिविंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन में तो वो नहीं आएगा। जो ट्रांजेक्शन है, जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो गुड्स के बदले तो नहीं मिल रहे हैं। क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? तो सर्विस की बेसिक डेफिनेशन है इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसके आगे का डेफिनेशन अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, but service means anything other than goods. So they are providing something, that is why they are getting commission. ऐसे बैठे बैठे तो उनको नहीं मिल रहा, they are doing something but they are not providing goods, so it falls under the anything other than goods, so it means they are providing service. अब वो सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। बट यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि वो सर्विस तो सप्लाई कर रहे हैं जिसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे हैं, बट क्या ये सर्विस के बदले जो पैसे मिल रहे हैं वो सप्लाई के डेफिनेशन में क्वालिफाई हो रहा है? तो चलो सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। मैंने सिर्फ जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने स्लाइड में प्रेजेंट किया है। सप्लाई इंक्लूड सेक्शन 7(1) क्लॉज ए ऑल फॉर्म्स, चाहे किसी भी तरीके की सप्लाई हो, गुड्स की और सर्विस की, दोनों में से किसी की भी हो या बोथ, सच एज सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन by a person in the course or furtherance of business। तो यहाँ पे तीन बातें रिलेवेंट होती है। कोई भी तरीके की सप्लाई हो, अब एग्जांपल में सच एस करके उन्होंने लिख दिया सेल, ट्रांसफर, बार्टर, बट वो किसी भी तरीके से, आप किसी भी तरीके से सामने वाले को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। क्या प्रोवाइड कर रहे हो? गुड्स और सर्विस। और किस लिए प्रोवाइड कर रहे हो? फॉर अ कंसिडरेशन, उससे कंसिडरेशन लेने के लिए। क्यों कर रहे हो? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोगों ने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देखी, तो नेटवर्क मार्केटर्स जो दे रहे हैं वो सर्विस की डेफिनेशन में तो क्वालिफाई हो जा रहे हैं।
कंसिडरेशन और बिजनेस, ये दो हम लोग का देखना बाकी है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 31 सीजीएसटी एक्ट बोलता है कंसिडरेशन का मतलब है it is in relation to supply of goods or services or both. It means any payment made or to be made in respect of response to or for the inducement of supply of goods or services or both. In simple, मुझे कोई भी पेमेंट मिले, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में मुझे कोई भी पेमेंट मिले, मैं गुड्स या सर्विस की सप्लाई करूँ, तो मुझे जो भी पेमेंट मिलेगा वेदर इन मनी और अदरवाइज, इट इज अ कंसिडरेशन। अब मैंने आपको मोबाइल फोन दिया, उसके बदले मैंने आपसे दूसरा मोबाइल फोन लिया, तो हम लोग दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ प्रोवाइड किया और दोनों में से मतलब दोनों को ही कुछ ना कुछ मिला, तो दैट इज कंसिडरेशन फॉर अस। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इन लोगों ने सिर्फ इतना मतलब इतने ब्रॉडली रख दिया कि सप्लाई के अगेंस्ट में आपको कुछ भी मिल रहा है, कोई भी पेमेंट मिल रही है, इट इज अ कंसिडरेशन। तो नेटवर्क मार्केटर्स वहां पे अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले उन्हें कमीशन मिल रही है, तो जो कमीशन मिल रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ मनी दे आर रिसीविंग अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इट इज अ कंसिडरेशन फॉर देम। तो कंसिडरेशन की भी टेस्ट क्वालिफाई हो जाती है। देन बात आती है क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्या ये उनका बिजनेस है। तो बिजनेस की डेफिनेशन हम लोग को देखने के लिए देखना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। देयर आर लाइक मतलब there is nothing which is not covered under the definition of business. Now you will say how? तो I would tell you, अगर हम बिजनेस के डेफिनेशन को पूरा लिटरली और एक एक वर्ड को अच्छे से समझ के पढ़े, तो इट मींस एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, whether or not in the it is for a pecuniary benefit or not. It means चाहे वो मेरा ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर करता हूं मैं, प्रोफेशन है मेरा, या मैं उसको वोकेशनली करता हूं, एडवेंचर करता हूं, या मैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स करता हूं, या कोई भी और सिमिलर एक्टिविटी करता हूं, फॉर एग्जांपल एजेंसी बिजनेस, तो भी वो मेरा बिजनेस में आ जाएगा, चाहे मेरा उसमें मॉनेटरी इंटरेस्ट हो या ना हो, वेदर पेक्यूनियरी बेनिफिट हो या ना हो। देन सेकंड उन्होंने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी इन कनेक्शन विद द अबव क्लॉज, मतलब ऑब्वियसली ट्रेड, प्रोफेशन, कॉमर्स से रिलेटेड अगर मैं कुछ भी एंसिलियरी एक्टिविटीज कर रहा हूं, वो भी मेरा बिजनेस में आ जाएगा। बट ऑब्वियसली एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो पर्सनल पर्पस के लिए, जैसे मैंने पर्सनल पर्पस के लिए लैपटॉप खरीदा था, मैंने लैपटॉप सेल आउट कर दिया, तो वो मेरे बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आता। अगेन दैट कैन बी लिटिगेटेड एंड डिस्प्यूटेड टॉपिक कि यहाँ पे पर्सनल को क्यों हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी में, बट देन पर्सनल को नहीं करते बिकॉज पर्सनल इज समथिंग जो मेरा बिजनेस पर्पस नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है मेरा बिजनेस करना वहां पे। बट अगेन डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड, डेफिनेशन कैन कवर दैट। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग वाले पे, कि क्या हम लोग की जो एक्टिविटी है, जो नेटवर्क मार्केटर जो सर्विस नेटवर्क मार्केटर जो कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, क्या वो बिजनेस में इंक्लूड होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्लॉज के हिसाब से जाएं, फर्स्ट सब क्लॉज के हिसाब से, इट इज क्लियर कट इंक्लूडेड एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट और नॉट। तो एजेंसीज में एजेंसी बिजनेस या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोफेशन and it या फिर any other similar activity we can say, so it is covered in the definition of business. Again, some network marketers say I am doing it as a hobby, I am doing it as a part time, there is no continuity, regularity, मैं कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, even if I don't do my downlines work and I get the commission, तो क्या वहां पे मेरा वो बिजनेस के डेफिनेशन में कवर होगा। तो अब हम लोग आते हैं कि सब क्लॉज सी की तरफ, जो बोलता है whether or not there is a volume, frequency, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। वॉल्यूम इररेलेवेंट, फ्रीक्वेंसी इररेलेवेंट, कंटिन्यूअस करूं या ना करूं इररेलेवेंट, मैं 2 दिन करता हूं, 2 दिन में मैंने उतने पैसे कमा लिए, मतलब उतने की बिजनेस कर लिया जितना मेरा वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर उसको क्रॉस कर गया तो मैं टैक्सेबल पर्सन माना जाता हूं। या रेगुलरिटी, हो या ना हो, मैं रेगुलर करूं ना करूं, मैंने एक दिन किया, फिर एक हफ्ते बाद किया, फिर मैंने 2 महीने बाद किया, इट इज इममटीरियल, मेरा वहां पे बिजनेस के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा वो ट्रांजेक्शन। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर मैं पार्ट टाइम भी करता हूँ, मैं दिन के 2 घंटे करता हूँ, लेकिन मैं कंपनी को कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ नेटवर्क मार्केटर, तो आई एम गेटिंग कमीशन, तो आई एम गेटिंग कंसिडरेशन, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, इट इज माय बिजनेस एक्टिविटी, इट इज टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्टिविटी एज पर दिस सब क्लॉज एंड ऑल्सो अंडर क्लॉज सब क्लॉज ए, बिकॉज दोनों की रीडिंग हम लोग को साथ करनी पड़ेगी। तो इट इज इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर
नेटवर्क मार्केटर जो कंपनी को बिजनेस प्रोवाइड कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने में, प्रमोट करने में, नेटवर्क मार्केटर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विस, they are getting consideration in form of commission and it is considered as their business activity in the GST law, in GST law. Otherwise they can say कि नहीं ये मेरा business नहीं है, मेरा कोई business activity नहीं है, but for the purpose of GST it is their business activity. तो तीनों को connect करके हम लोग एक साथ sum up करते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटर्स गुड्स और सर्विस में से कुछ एक प्रोवाइड कर रहे हैं? यस, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ प्रमोटिंग द बिजनेस ऑफ कंपनी एंड एडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द बिजनेस. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ नेटवर्क मार्केटर्स ये भी कहते हैं कि मैं बिजनेस नहीं भी करूंगा, मेरे डाउनलाइंस बिजनेस कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग द कमीशन. तो डाउनलाइंस भी बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज आपने उनके साथ में आपने उनको बिजनेस प्रमोट किया, दे आर अंडर यू, यू हैव ट्रेन्ड देम टू डू बेटर बिजनेस, तो दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ यू. तो आपने या तो पास्ट में कोई वर्क किया है या आप करेंटली कर रहे हो, दैट इज व्हाई यू आर अर्निंग द कमीशन, बिकॉज कंपनी आपको ऐसे ही तो कमीशन देने वाली है नहीं, या कंपनी ऐसे ही आपको पैसे नहीं दे रही है. तो कंसिडरेशन जो मिल रहा है आपको वो कुछ ना कुछ करने की वजह से ही मिल रहा है. तो आप सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज फॉर श्योर. वेदर सच सर्विस क्वालिफाइज एज अ सप्लाई, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में देखा, एक बार वापस देख लेते हैं. गुड्स और सर्विस एलिमेंट है, कंसिडरेशन है, और बिजनेस की डेफिनेशन में भी कवर हो रहा है. एंड इट इज लाइक सप्लाई की डेफिनेशन भी अगेन बहुत ब्रॉड है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. आप कुछ भी प्रोवाइड करो, प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो इट इज इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. तो जो नेटवर्क मार्केटर्स प्रोवाइड करे दैट इज आल्सो इन द नेचर ऑफ सप्लाई. सो सप्लाई में भी कवर्ड है. क्या जीएसटी लगना चाहिए? बिकॉज सप्लाई है, गुड्स और सर्विस का सप्लाई है, बिजनेस पर्पस के लिए हम लोगों ने बात करी, तो क्या जीएसटी लगना चाहिए? तो लेट्स चेक. अगर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूडिंग ओपिनियन दूं जो मेरी तरफ से, मेरे पर्सनल व्यूज है, प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ बाय नेटवर्क मार्केटर्स टू द रिस्पेक्टिव कंपनी क्वालिफाइज एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्वालिफाइज एज सप्लाई ऑफ सर्विस. हाउएवर कुछ चीजें हम लोग को नोट में रखनी है. टैक्स कब लगता है? जब बंदा टैक्सेबल पर्सन हो. और टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड. तो जनरली नेटवर्क मार्केटर्स जो लोग है ना, क्या नाम है, लाइक थ्रेशोल्ड के अंडर है, थ्रेशोल्ड जिनका क्रॉस नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन वाला, जनरली दे डोंट टेक रजिस्ट्रेशन बिकॉज दे आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एज अ पार्ट टाइम और हॉबी और फ्रीलांस. तो दे आर नॉट गेटिंग द they are not taking the GST registration voluntarily. बट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22 उनका लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आई वुड से डेफिनेटली लगना चाहिए. अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर जाता है और स्पेसिफिक स्टेट में जहां पे 10 लाख की लिमिट है, अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है, तो दे शुड बी लायबल टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22. नाउ अब ये 20 लाख में क्या काउंट होगा? ऑब्वियसली उनकी जो कमीशन आ रही है दैट इज देयर टर्नओवर, दे आर अर्निंग दैट कंसिडरेशन फ्रॉम द कंपनी. उसके अलावा अब जीएसटी इज अ पैन बेस्ड, तो हो सकता है वो कंपनी से 15-16 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन 4-4.5 लाख रुपए उनका कोई और बिजनेस हो जहां से वो कमा रहे हो. तो अगर एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उनका कहीं और है, ये जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, उनका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक है, जैसे एक नेटवर्क मार्केटर, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर 1 का एग्जांपल दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर 1 अपनी कंपनी से 16 लाख रुपीस पर एनम अर्न कर रहा है, एंड उसका एक और बिजनेस है जहां से वो 6 लाख रुपए अर्न करता है, 6 लाख रुपए की उसकी सप्लाई होती है. तो उसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख होगा, एंड ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी के प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होंगे जैसे किसी और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होते हैं. एंड अगर कोई और बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली जो उसको इनकम आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, वही उसके टर्नओवर में ऐड होगा. नाउ एक कंफ्यूजन और ये भी आता है कि क्या network marketers are to be treated as agent who is liable to take mandatory registration under section 24? Then I would say no, because section 24 and circular 57/31 2018 is very clear in this regard कि जो agents अपने प्रिंसिपल से गुड्स लेकर के अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहे हैं एंड कस्टमर को दे रहे हैं, मतलब एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, in that case only agent is liable to take mandatory registration under section 24 irrespective of their turnover. But in case of network marketing, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो कंपनी है, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एंड इनवॉइस्ड बाय द कंपनी इन इट्स ओन नेम ओनली. नेटवर्क मार्केटर्स अपने नाम पे नहीं करते इन जनरल केसेस. अब कुछ कंपनीज होगी जिसका मोडस ऑपरेंडी अलग होगा, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट इन जनरल केसेस नो, डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में रहते हैं, वो इनवॉइसिंग नहीं करते अपने नाम पे. तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए.
अदर कंप्लायंसेस जैसे कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है, फिर आप रिटर्न्स फाइल करोगे, टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन तो जैसे अदर रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं आपके ऊपर भी होंगे। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड बट आपका टर्नओवर, there are many network marketers who are earning more than 20 lakhs in a year, so उनके ऊपर में फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर जीएसटी लॉ के, तो दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एंटायर जीएसटी लॉ जस्ट लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। सो कंप्लायंस वाली चीज भी जैसे मैंने आपको बताई कि वो फिर मतलब किस केस में जीएसटी लॉ का कंप्लायंस हो जाएगा। नाउ लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे हम लोग को ये चीज अगेन वापस मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान में रखनी है कि मोडस ऑपरेंडी कंपनी का क्या है, कंपनी का पे आउट सिस्टम क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इफ यू आर अ नेटवर्क मार्केटर, बिफोर रिलाइंग ऑन माय डिस्कशन, आप अपने बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझे, आपके ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझे एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेकर ही आप इस डिस्कशन पे रिलाई करें। मेरे व्यू में तो मतलब मेरे व्यू में तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर आ रहा है, इफ यू आर अर्निंग मोर देन 20 lakhs इन अ ईयर फ्रॉम योर एज अ कमीशन इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यू शुड बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। एंड आप जो बाकी प्रोविजंस जो बाकी टैक्स पेयर्स फॉलो करते हैं आपको भी वो फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप किसी भी अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो या आप किसी को जानते हो जो नेटवर्क मार्केटिंग में है and who wants to get clarity on this topic, they can contact me through the given contact details and we can discuss on case to case basis कि किस केस में किस तरीके से GST applicable होगा, what are the compliances required. We can discuss on case to case basis. Contact me on the given details. We would be happy to help you in clearing this confusion. So guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। I thought कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज इस टॉपिक पे बहुत सारे क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो सो दैट ये वीडियो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज तक पहुंचे, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज लाइक सीबीआईसी तक पहुंचे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक पहुंचे एंड वी गेट क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। इन माय व्यू इट्स एब्सोल्युटली टैक्सेबल अगर आपका टर्नओवर एक्सीड होता है। लेट्स सी व्हाट मिनिस्ट्री एंड सीबीआईसी क्लैरिफाइज इन दिस रिगार्ड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you guys for watching. Keep learning. Stay updated.